ध्यान से देखिए, अब मैं आपको व्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जो आज हमारा टॉपिक है 3.4 एक्सरसाइज का। चलिए इसकी डेफिनेशन पर चले जाते हैं, परिभाषा पर। यदि अवयव ए की कोटि, ये हमारा वर्ग अवयव है। कैसा अवयव है? देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो निकलेगा हमेशा वर्ग अवयव का निकलेगा। यदि वर्ग अवयव ए जिसकी कोटि m/m होगी, यदि m ही लिखा है मैंने, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगी, का एक वर्ग अवयव है, यानी कि अवयव ए, चलो यहाँ से वर्ग हटा दो, अवयव ए कोटि m का एक वर्ग अवयव है, तथा एक अन्य वर्ग अवयव, एक दूसरा वर्ग अवयव b है, और जिसकी कोटि भी उतनी ही होगी जितनी a की है, यानी कि उसकी कोटि भी m है, का अस्तित्व इस प्रकार है, यानी कि a और b, ये जो दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इनका अस्तित्व इस प्रकार हो कि, आप ध्यान से समझिएगा कैसा हो अस्तित्व, कि ए बी बराबर बी ए, कि अगर मैं ए का बी के साथ गुणन करूं और बी का ए के साथ गुणन करूं तो मुझे कौन मिले? इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स मिले। अगर ऐसा मुझे मिलता है तो क्या होगा, हम इस दिशा में क्या कहेंगे, तो बी को, अवयव बी को ए का, इस अवयव बी को, ये जो अवयव बी है, इसको हम ए का क्या कहेंगे? व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। और हम इसको लिखते कैसे हैं? और इसे लिखने का तरीका होता है ए इनवर्स। इसको बी जो है वो ए का व्युत्क्रम अवयव है, तो इस बी को हम किससे दर्शाते हैं? ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं, इनको ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि ये जो हमारा आ गया बी बराबर ए इनवर्स। तो इस कंडीशन में, इस दशा में, दशा का मतलब कंडीशन में, किस कंडीशन में? कि जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, ए बराबर बी आई, इस दशा में, कौन सी दशा? ए बी बराबर बी ए बराबर आई वाली दशा में, इस दशा में अवयव ए व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल कहलाता है, इस दशा में अवयव ए जो है वो आपका व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए, और मैंने एक अवयव ए लिया 2 1 1 1 2 1 और 1 1, और एक अवयव बी लिया, और बी क्या लिया? 1 -1 और -1 और 2। ये दोनों की कोटि आप सेम देख रहे हैं 2/2, और इसकी कोटि भी सेम देख रहे हैं 2/2। अब मैं यहाँ से ए बी निकालता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो ए बी क्या है? A2 1 1 1, और बी क्या है? 1 -1 -1 और 2। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2, और 1 की -1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 की गुणा -1 से तो माइनस का 2 हो गया, और इस 1 की गुणा 2 से तो प्लस का 2 हो गया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 की कम 1 और 1 की गुणा -1 से -1, तो 1 और -1, और दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 की गुणा -1 से तो माइनस का 1, और 1 की गुणा 2 से तो प्लस का 2, तो माइनस का 1 प्लस का 2। तो यहाँ पर अगर आप अवयव देख रहे हो तो क्या मिला मुझे? 2 में से 1 घटाया 1 1, -2 + 2 0, और 1 - 1 0, और -1 + 2 1, यानी कि क्या मिल गया हमें? आई मिल गया। तो हमें क्या मिला? ए बी बराबर आई मिला। और इसी प्रकार हम बी ए निकालेंगे, देखिए ध्यान से, बी ए, तो बी हमारे पास है
1 -1 और -1 और 2, और ए हमारे पास है 2 1 1 1 2 1 1 1। तो जब मैं इसका बी ए निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ 1 दूनी 2 और -1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 - 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 1 जा 1, -1 को 1 से करेंगे तो -1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2 और 2 ही कम 2, -2 और +2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 और 2 ही कम 2 +2। तो यह हमारे पास क्या आ गया, 1 0 -2 + 2 0 और -1 + 2 1। तो बराबर कितना आ गया, आई। क्लियर हो गई ये बात। तो चूंकि बिकॉज ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सो जो आव्यूह बी है, आव्यूह बी, कौन सा आव्यूह, बी, 1 -1 1 -1 -1 और 2, ये जो आव्यूह बी है। आव्यूह ए, आव्यूह ए क्या है हमारे पास, 2 1 1 1 2 1 1 1 का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। का क्या कहलाता है, का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए बी बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स, तथा ये आप कह सकते हो ए बराबर क्या कह सकते हो, बी इनवर्स, कि ये बी जो है वो ए का व्युत्क्रम आव्यूह है और ए जो है वो बी का व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए, बी बराबर ए इनवर्स तथा अब बहुत ध्यान से देखना, ए बराबर बी इनवर्स मिला। अब हम बी की जगह क्या रख दें, ए इनवर्स, तो ए बराबर, इस बी की जगह मैं ए इनवर्स रख देता हूँ, तो ए इनवर्स बी की जगह रख दिया का इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए के, क्योंकि बी बराबर ए इनवर्स। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है, इसलिए ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। जैसे कि आपने ए डैश का डैश बराबर ए पढ़ा था, लेकिन वो तो परिवर्त था, लेकिन ये किसी भी प्रतिलोम आव्यूह का अगर आप प्रतिलोम निकाल रहे हैं, प्रतिलोमित आव्यूह का फिर प्रतिलोम कर रहे हैं, तो वो आव्यूह ए के बराबर होगा। ये पहली कंडीशन मिल गई। सेकंड कंडीशन देखिए क्या होती है, दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिएगा, किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह जो होता है वो यूनिक होता है। व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है, मतलब व्युत्क्रम आव्यूह का भी तो अस्तित्व होना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ा ना हर व्युत्क्रम आव्यूह का, हर वर्ग आव्यूह का अस्तित्व होगा। यदि उसका अस्तित्व है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही होता है। अद्वितीय का मतलब क्या है, केवल एक ही होता है। किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है, मतलब व्युत्क्रम आव्यूह का अगर अस्तित्व है तो वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब जैसे कि आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो एक ही व्यक्ति दिखता है, दो नहीं दिखते हैं वहाँ। तो हमेशा अद्वितीय का मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह का जो प्रतिलोमित आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह होता है वो अद्वितीय का मतलब केवल एक ही होता है। तो हमने देखिए क्या करा, इसकी उत्पत्ति करने के लिए एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक प्रूफ कर लेते हैं, बल्कि प्रूफ माना वर्ग आव्यूह ए बराबर हमने ले लिया ए आई जे, और ये कोटि
इसकी कोटि m/m है, ठीक है, यानी कि वर्गावयु है इसलिए m/m है। अब माना B तथा C वर्ग आव्यूह A के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं। बी और सी हमने दो मान लिए, जबकि होना एक ही है। हम ये दिखाएंगे कि बी और सी एक ही है। इस वर्ग आव्यूह ए के दो व्युत्क्रम आव्यूह हैं। क्लियर हो गई बात? तो टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये बी और सी दो प्रतिलोमित आव्यूह नहीं है, बल्कि बी बराबर सी है, यानी कि बी और सी एक ही हैं। जो ए के व्युत्क्रम, इस आव्यूह ए के जो वर्ग आव्यूह ए के जो व्युत्क्रम आव्यूह हैं, ये बी और सी अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे? चूंकि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, ठीक है। तो क्या हुआ? इसलिए अगर बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ए बराबर बी ए बराबर आई होगा, हाँ या नहीं? बिकॉज सी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, इसलिए ए सी बराबर सी ए बराबर आई, ठीक है। तो ये जो हमारा ए बी बराबर बी ए बराबर आई आया था, इसको तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। क्लियर? और जो हमारा जो ए सी बराबर सी ए बराबर आई आया है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन लिख दिया। ये वीडियो गड़बड़ हो रहा है इसका, ठीक है। और हमने ए बी बराबर बी ए बराबर आई को फर्स्ट लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अब हमने क्या करा, नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं कि मैंने आव्यूह बी लिया, कोई भी आव्यूह, बी ले लो या सी ले लो, तो बी किसके बराबर होगा? आई बी के बराबर होगा, या बी आई के बराबर होगा। बी किसके बराबर होगा? बी। अगर मैं बी को इकाई आव्यूह से गुणा करूँगा तो बी के बराबर आ जाएगा। और बी मैंने एस सी लिया, और आई किसके बराबर है? ए सी के या सी ए के ले लो, ए सी बी ए सी। बी ए सी में से आई बराबर ए सी है, समीकरण 2 से। मैंने पहले क्या करा था, बी लिया और बी को क्या लिख दिया? बी आई, क्योंकि बी की अगर मैं आई के साथ गुणा करूँगा तो बी मिलेगा, अभी गुणन करूँगा। यहाँ से देखो, इसमें से ए निकाल लिया बाहर, बी ए को बी के साथ ले लिया, और सी। और बी ए किसके बराबर है? देखिए बी ए किसके बराबर है? बी ए किसके बराबर है? आई के। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया आई और सी। आई और सी, चूंकि बी ए बराबर आई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और आई को जब सी से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? सी। तो मैं बी लेके चला था, बी बराबर क्या आ गया? सी। जो व्युत्क्रम आव्यूह थे एक है, वो बी और सी अलग अलग थे, लेकिन वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इसलिए व्युत्क्रम आव्यूह कैसा होता है? यूनिक होता है। इसलिए व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब यूनिक है, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप सवाल भी करेंगे। इसकी थर्ड प्रमेय, यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, तो क्या होगा? देखो ध्यान से कि आप जब किसी भी
ए और बी अवयव की गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, ए बी इन्वर्स, तो ये हमेशा बराबर होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स पे। इस पर आप आधारित सवाल भी करेंगे, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको आप ध्यान समझेंगे, ठीक है। ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स, सॉरी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, और हमने इसका आव्यूह गुणन कर दिया ए बी के साथ। किसके साथ आव्यूह गुणन कर दिया? ए बी के साथ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ए और बी इन्वर्स को एक साथ लेता हूँ मैं, बी और बी इन्वर्स को एक साथ लेता हूँ, तो यहाँ कौन बच गया? ए इन्वर्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? ए बी की गुणा अगर इसके प्रतिलोम फलन के साथ, प्रतिलोम आव्यूह के साथ कर जाएगी तो क्या बन गया? आई। तो ए आई ए इन्वर्स, चूंकि बी इन्वर्स बराबर आई। अब आप ए की गुणा अगर आई के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए की गुणा अगर आई के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? ए। तो ए इन्वर्स, चूंकि ए आई बराबर ए, और ए इन्वर्स बराबर क्या होता है? आई होता है, बिकॉज ए इन्वर्स बराबर आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ए बी का आव्यूह गुणन बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। समझ में आई बात? अब इसी का उल्टा कर लेते हैं। जब हमने ए बी किससे गुणा करी, अगर हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स गुणा की गुणा ए बी के साथ करते हैं तो क्या होता है? तो बी इन्वर्स, यहाँ ए इन्वर्स से आ गया, ए इन्वर्स से आ गया, और ये क्या बच गया? बी। तो बी इन्वर्स आई बी, क्योंकि ए इन्वर्स ए बराबर आई, तो बी इन्वर्स आई बी हो गया। और बी इन्वर्स ये आई बी कितना होता है? बी, क्योंकि आई को जब मैं बी के साथ गुणा करूँगा, अभी गुणन करूँगा तो बी मिलेगा, और बी के जब बी इन्वर्स के साथ गुणा मिलेगा करूँगा तो क्या मिलेगा? आई, क्योंकि बी इन्वर्स बी किसी भी आव्यूह की उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा कितनी होगी? आई होगी। तो यहाँ पर कितना आ गया? बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी बराबर आई। तो ये क्या बता रहा है हमें कि जब मैं इनकी ए बी की बी इन्वर्स ए इन्वर्स से गुणा कर रहा हूँ तब भी आई मिल रहा है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स की ए बी से गुणा कर रहा हूँ तब भी आई मिल रहा है। तो आपको यहाँ समझ में क्या आ रहा है कि जब मैंने आपको बताया था कि ए की बी से गुणा करूँगा या बी की ए से गुणा करूँगा तो आई अगर मिलता है तो ये बी ए का व्युत्क्रम अवयव होता है और ए बी का व्युत्क्रम अवयव होता है। तो इसका मतलब ए बी की गुणा बी इन्वर्स ए इन्वर्स से कर रहा हूँ, अवयव गुणन कर रहा हूँ तब भी आई मिल रहा है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स की ए बी से गुणा कर रहा हूँ तब भी आई मिल रहा है। कहने का मतलब है कि ए बी की गुणा जब बी इन्वर्स ए इन्वर्स से हो रही है तब भी आई मिल रहा है, और जब बी इन्वर्स ए इन्वर्स की ए बी से गुणा हो रही है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की ए बी से गुणा हो रही है तब भी मुझे क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। तो ये मुझे क्या बता रहा है? इसलिए ये जो ए बी का इन्वर्स है, यानी कि ए बी का इन्वर्स, इस ए बी का प्रतिलोम जो है, इस ए बी का व्युत्क्रम अवयव कौन है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। इस ए बी का प्रतिलोम कौन है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इस ए बी का प्रतिलोम ए बी इन्वर्स कौन है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप